गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि टारगेट पॉइंट क्लासेस में नीट बैच स्टार्ट कर चुके हैं, तो बायोलॉजी की वीडियोस के साथ हम केमिस्ट्री की वीडियोस भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि क्लास +1 का फर्स्ट चैप्टर है जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे और अल्टीमेट लेवल तक लेके जाएंगे। तो सुनते रहना, ध्यान से पढ़ते रहना। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उठा लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैटर की। चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं कि मैटर है क्या। अब मैटर क्या है? मैटर जिसकी क्या है, फिक्स्ड मास है और वॉल्यूम, उसी को मैटर बोलेंगे ना, जिसकी फिक्स्ड मास और वॉल्यूम। अगर मैटर को हम डिफाइन करना चाहें या फिर मैं बोलूं कि मैटर को क्या बोल सकते हैं, ऐसा तो बोलते हैं ना कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, ऐसे बोलते हैं। तो अगर मैटर को हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स के बेस पे अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं, जैसे अपने पास मैटर की स्टेट कौन सी है, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैसेस या फिर गैस, और उसके बाद फोर्थ स्टेट है जो अपनी, वो है बोस-आइंस्टीन। अब जो ये वाली है, ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, तो अपने सिलेबस के अंदर है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पे मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के केस में अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी उठाई जाए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, जैसे कि मास की बात की जाए तो मास है तीनों के केस में फिक्स रहेगा। यहाँ भी मास फिक्स रहेगा, यहाँ भी मास फिक्स रहेगा और यहाँ भी मास फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। दूसरा, अगर बात की जाए वॉल्यूम की, अब वॉल्यूम की अगर बात की जाए, सॉलिड की वॉल्यूम डेफिनेट होती है, सॉलिड की वॉल्यूम डेफिनेट है, इसकी भी क्या हो जाएगी, डेफिनेट नहीं इनडेफिनेट, और इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इनडेफिनेट। तो अगर ये बात की जाए, ऐसे सेट की बात कर सकते हैं। इसके बाद जो अपना फैक्टर आता है थर्ड ले सकते हैं हम, जैसे कि थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी का पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्या है। अगर मैं बात करूं थर्मल एनर्जी होती क्या है, अगर बात की जाए कि थर्मल एनर्जी होगी क्या, थर्मल एनर्जी होती है हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की वजह से, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी बोलेंगे। तो थर्मल एनर्जी अब डिपेंड किस पे कर रही है। अगर मैं एक बात बोलूं कि एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, जो थर्मल एनर्जी है ना वो किस पे डिपेंड कर रही है, थर्मल एनर्जी डिपेंड कर रही है रैंडमनेस पे। थर्मल एनर्जी रैंडमनेस पे डिपेंड कर रही है। रैंडमनेस बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीडम। किसी पार्टिकल की कितनी फ्रीडम होगी उसी पे डिपेंड करेगी कौन, उसकी थर्मल एनर्जी। तो अगर हमारे पास क्या है, केस ले लेते हैं हम, अगर अपने पास यही केस है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, गैस है, अगर इन तीनों के केस में देखा जाए तो इन तीनों के केस में रैंडमनेस किस में ज्यादा होगी, रैंडमनेस तो गैस के केस में ज्यादा होगी। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं जो थर्मल एनर्जी है इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इससे कम थर्मल एनर्जी किसकी होगी, लिक्विड की, और फिर सबसे कम किसकी होगी, थर्मल एनर्जी सॉलिड की। क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो उनकी तो मूवमेंट है ही नहीं है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट है, यानी कि यहाँ पे थर्मल एनर्जी सबसे हाई हो जाएगी, यहाँ पे थर्मल एनर्जी सबसे लो हो जाएगी, और यहाँ पे रहेगी मीडियम, इसके और इसके बीच में। फिर यहीं से ये फिर मैं इसको हम जब उसमें जाएंगे, कौन सी यूनिट है, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको रैंडमनेस को डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी की फॉर्म में पढ़ेंगे। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी रैंडमनेस को बोलते हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ पार्टिकल की कितने फ्रीली पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद है, अगर इन्हीं के साथ में एक फैक्टर और लिया हूं,
इन्हीं के साथ अगर मैं एक फैक्टर और ले आऊं तो उस फैक्टर की हम बात कर लेते हैं, वो है अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक छोटी सी बात है, जिन पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्या उनके अंदर उतनी फ्रीडम होगी? नहीं होगी। तो मैं बोल सकता हूं एक अपने पास सॉलिड है, एक अपने पास लिक्विड है, और एक अपने पास गैस है। तो अगर इन तीनों में से देखा जाए तो रैंडमनेस तो इसकी ज्यादा है, सबसे कम इसकी है, यानी कि ये वाला ऑर्डर किसका चलेगा? ये वाला चलेगा अपना थर्मल एनर्जी का। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जैसे सपोज किया ये वाला सॉलिड, ये वाला लिक्विड, ये वाला गैस, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इनके बीच में होगी ना, सॉलिड के बीच में। सबसे कम किसके बीच में? इसके बीच में। यानी कि ये वाला जो ऑर्डर चलेगा ये चलेगा अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। यानी कि यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि जो थर्मल एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई किसकी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। जिसके अंदर जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, थर्मल एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये कुछ मैटर के बारे में बताया गया है। या फिर हम बोल सकते हैं कि मैटर से रिलेटेड टर्म्स कुछ इस टाइप से हैं, या फिर कुछ ऐसी टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज एटम? एटम से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं ना इसको, एटम को स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। अब स्मॉलेस्ट यूनिट है, अब इस एटम के अंदर क्या है? अब एटम है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, ये भी बात पता है। अब वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? एक है अपने पास इलेक्ट्रॉन, एक है अपने पास प्रोटॉन, और एक है अपने पास न्यूट्रॉन। इन्हीं तीनों से मिलके बना है ना जो एटम। ठीक है, लेकिन एक बार इनको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ये बता देता हूं कि जो मैटर है ना उसको कैसे डिवाइड किया हुआ है। इनको स्टार्ट करेंगे, पहले एक बार मैं मैटर को बता दूं कि डिवाइड कैसे किया हुआ है। मैटर एक तो मैं देख लूं मैटर के अंदर, एक तो हम बात करते हैं मिक्सचर की, मिक्सचर्स, और एक हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड किस में आएगा? प्योर स्टेट के अंदर आएगा। एक मिक्सचर है तो दूसरी क्या होगी? प्योर स्टेट होगी। ये तो बात अंडरस्टूड है। एक मिक्सचर है तो दूसरा क्या होगा? प्योर स्टेट। अब मिक्सचर में किस किस की बात कर रहे हैं? मिक्सचर में हम 2 टाइप के सब्सटेंसेस की बात कर सकते हैं। एक कौन सा होगा? एक होगा होमोजेनस, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा हेटेरोजेनस। 2 की बात करेंगे। अब इसमें किसकी बात कर सकते हैं? प्योर स्टेट के अंदर। अब प्योर स्टेट के अंदर कौन होगा? प्योर स्टेट के अंदर एक तो होगा एलिमेंट और दूसरा होगा अपना कंपाउंड। ये बोल सकते हैं ना। अब बात करते हैं कि होमोजेनस कौन सा होता है। याद रखना जो मिक्सचर होगा उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होगी, नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन, याद रखना। अब होमोजेनस जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? यानी कि जो मिक्सचर होगा ना उसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे मिक्सचर के अंदर। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या फिर बोल लो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट मिक्सचर। ठीक है, हेटेरोजेनस कौन सा होगा? इसमें बोल दो कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मिक्सचर, ऐसा ही बोल सकते हैं। आगे बात की जाए, अब इनको समझ लो, अब इनको हम समझ लेते हैं। इसमें एग्जांपल कौन सा आना चाहिए? होमोजेनस के अंदर, होमोजेनस के अंदर यानी कि जिसमें जो कंपोजिशन है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है। जैसे सपोज किया हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लो तुम कोक का। अब कोल्ड ड्रिंक है, कोक है,
अब पूरी बोतल लेके आए, अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे सपोज किया एक गिलास किसी को कोक दिया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर उसका जो टेस्ट है वो कुछ अलग है, दूसरे को दिया उसका कुछ अलग है, ऐसा तो नहीं है। पूरी की पूरी कोक की बोतल है, यानी कि मैं बोलूं कि थ्रू आउट मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो पार्टिकल्स हैं। अब हेटेरोजेनस है, हेटेरोजेनस क्या, अब जो यही कोक की बोतल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब इस कोक की बोतल के अंदर मैं कुछ ना कुछ मिक्स कर देता हूं, जैसे वाटर मिक्स कर दिया, क्या स्टार्टिंग में जो इसका टेस्ट था बाद में वो रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, तो वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा। अब बात करते हैं एलिमेंट की, बात करते हैं एलिमेंट की। अब एलिमेंट क्या होंगे? एलिमेंट होंगे जैसे कि अपने ऑक्सीजन है, यानी कि दो एटम, सेम एटम जब जुड़े हो, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन, ये क्या अपने सारे के सारे एलिमेंट है। और कंपाउंड कौन से होंगे? जो मोर देन टू एटम, जब दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे से जुड़े हो, मोर देन टू एटम्स लिख दिया। जैसे मैं बोलूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना रहा है? CO2, अब CO2 कंपाउंड बना है। जैसे मैं बोलूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये भी क्या है? अब ये एक अलग एटम है और ये एक अलग एटम। अब देखो, एक एटम मेरा, दो एटम मेरी, टोटल तीन हो गए ना। मैंने लिखा मोर देन टू एटम्स, जब दो से ज्यादा एटम जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? कंपाउंड बन रहा है। और कंपाउंड है अपने आप में एक इंपॉर्टेंस शो करते हैं। वो कैसी इंपॉर्टेंस होगी देखो, हम समझ रहे हैं एग्जांपल से। सपोज किया जैसे अब जो कंपाउंड बन रहा है एलिमेंट से, सपोज किया हमारे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बना CO2, ठीक है। या फिर ले लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना? वाटर। अब यहां पे देखो, जब ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है तो वो क्या कर रहा है? वो किसी ना किसी प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है। लेकिन जब वो किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है तो वो एक प्रोसेस को रोक रहा है। जैसे एग्जांपल ले लो कंबशन का, ले लो, जैसे यहां से एग्जांपल ले लेते हैं कंबशन का। सपोज किया यही अपने पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, ये मिलके बना रहे हैं वाटर। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो तो क्या कर रहा है? वो तो प्रोमोट कर रहा है किसको? कंबशन को। ये तो प्रोमोट कर रहा है कंबशन को, लेकिन जो कंपाउंड बना है वाटर, वो क्या कर रहा है? रोक रहा है, वो इनहिबिट कर रहा है किसको? कंबशन को। तो दोनों में ये फर्क होता है। जैसे अब ये क्या है, मैंने बोला CH4 की रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करवा दूं तो CO2 गैस तो रिलीज हो रही है, प्लस वाटर निकल रहा है, ठीक है ना। और प्लस साथ में यहाँ पे क्या होगी? हीट एंड एनर्जी निकलेगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो इनिशिएट कर रहा है ना। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिला तो वाटर बन रहा है, अब वाटर इनहिबिट कर रहा है। तो ये चीज है, ये कंपाउंड की खासियत है। अब देखो यहाँ पे आ रहे हैं दोबारा, ये चीज मैंने बता दी है। अब एटम का हम स्टार्ट कर रहे हैं। एटम है स्मॉलेस्ट यूनिट है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यानी कि अब एटम के बारे में, मैटर के बारे में जो बातें बतानी थी मैं बता दी है। अब कर रहे हैं स्टार्ट एटम का। एटम का स्टार्ट कर देते हैं। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनी है। जैसे कि अपने पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है, यही है ना। अगर बात की जाए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर बात की जाए मास ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अगर बात की जाए रिलेटिव चार्ज, अगर बात की जाए रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अगर बात की जाए रिलेटिव मास ऑन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इन चीजों के बारे में हम सीखते हैं। इनमें डिफरेंस है, चार्ज और रिलेटिव चार्ज में डिफरेंस है, मास रिलेटिव मास में डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे। देखो अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। वही प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम।
वही इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कोई चार्ज होगा नहीं तो जीरो चार्ज होगा। अगर बात की जाए मास की तो इसका मास कितना होता है 9.1 into 10 raised पर -31 किलोग्राम, यही होता है ना। और इनका मास कितना होता है 1.67 into 10 raised पर -27 kg। सेम न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, यानी कि -27 kg। बात सही है। देखो यहाँ पे चार्ज बताया है, अब अगर मैं इसका रिलेटिव चार्ज बताऊं तो रिलेटिव चार्ज इसका -1 होगा। और एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे कोलाम लिखा है वहां पे कोलाम मत करना, तो रिलेटिव चार्ज गलत हो जाएगा, क्योंकि कोलाम एक बड़ी यूनिट है। उसके बाद यहाँ पे +1 चार्ज है और यहाँ पे चार्ज 0 है। तो देखो चार्ज ये है अपना और रिलेटिव चार्ज ये, तो दोनों में ये फर्क है। कोलाम के अंदर दिखाया हुआ है ये यूनिट जस्ट। रिलेटिव मास अगर देखा जाए तो जब रिलेटिव मास निकाला तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास अप्रोक्सीमेटली कितना आया 0। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका जो रिलेटिव मास आया वो अप्रोक्सीमेटली कितना आया 1 AMU। 1 AMU, AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट होते क्या है, एटॉमिक मास यूनिट अब इनका भी हम आगे जिक्र करेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, ठीक है। अब ये चीज हमने सीख ली। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको कि अगर हमें एटम तो सीख लिया, अगर हमें एटम को डिफाइन करना है, एटम को डिफाइन करना है। अब एटम को डिफाइन करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एटम को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सिंबल का यूज कर सकते हैं, या फिर उसके एटॉमिक नंबर का यूज कर सकते हैं, या फिर उसके एटॉमिक मास का यूज कर सकते हैं। इन्हीं से हम दिखा सकते हैं। अब एक बात सुनो, ये स्टार्ट करने से पहले रिलेटिव मास की अगर बात की जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। देख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली या फिर इक्वल है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। लेकिन जो ये देखो, ये चीज मैं लिख रहा हूं, ये चीज बताना, मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल है, बट इनके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन है इनका मास कितना है, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है। इसको नेग्लिजिबल मान लो, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यानी कि यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि मेरे को अगर एटम का रिलेटिव चार्ज या फिर एक्चुअल चार्ज बताना हो, रिलेटिव चार्ज या फिर एक्चुअल चार्ज बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। सुनो, अगर किसी एटम पे रिलेटिव चार्ज या फिर एक्चुअल चार्ज, रिलेटिव चार्ज और एक्चुअल चार्ज ये दोनों जो चार्जेस हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट एंड इक्वल इन नेचर, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अब देख लेते हैं वो भी कैसे, ये भी चीज हम देख लेते हैं। सपोज किया अपने पास क्या है, अपने पास प्रोटॉन है, अपने पास न्यूट्रॉन है और अपने पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैंने बोला कि रिलेटिव चार्ज और एक्चुअल चार्ज एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल होता है। प्रोटॉन पे अगर देखो, प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज हमने किया था, देखो प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज कितना है +1 और इलेक्ट्रॉन पे कितना है -1। तो देखो अगर इस पे +1 है और उस पे -1 है, अब इक्वल तो है लेकिन अपोजिट चार्ज है, एक पे प्लस चार्ज है दूसरे पे माइनस चार्ज है। और एक्चुअल चार्ज की बात की जाए तो एक्चुअल चार्ज देख लो जो दिया हुआ है, इस पे तो कितना है +1, इस पे कितना है -1, लेकिन इस पे तो 0 चार्ज है। इस चीज की भी बात याद रखनी है, यानी कि यही चीज बता रहा हूं मैं बार बार कि रिलेटिव चार्ज और एक्चुअल चार्ज में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके बाद एटम को हमें एक्सप्लेन करना है, फिर सिंबलाइज करना है। यहां से
कि हम एटम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो ये चीज है, एटम को डिफाइन करना है, या तो उसके सिंबल से कर दो, या फिर एटॉमिक नंबर से कर दो, या फिर एटॉमिक मास से कर दो। ठीक है, कहां गया ये रहा। ठीक है, अब देखो एक बात और सुनो, अब एटम को हम तीन अलग अलग कंडीशन या फिर अलग अलग स्टेट में लेके जाते हैं। एक की बात करते हैं कि जो एटम है वो आइसोलेटेड है, एक बात कर लेते हैं कि जो एटम है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, एक ऐसा है जो नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। एक को कैटायन बोल दिया, एक को एनायन बोल दिया। अब तीनों का केस सुन लो। अब क्या हो सकता है, अभी देखो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है, तो हमें देखना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। अगर हमारे पास आइसोलेटेड एटम है तो मैं क्या बोल सकता हूं इसके केस में मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तभी तो आइसोलेटेड बोला है उसको। अगर मैं बात करूं कैटायन के केस में क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है इस पे। या फिर मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे उसमें से माइनस कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को, तभी तो उस पे कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। अगर बात की जाए एनायन की, अब एनायन पे क्या होगा, एनायन के केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कम हो जाएंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। या फिर बोल दो कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसमें प्लस कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तभी तो अपने पास एनायन आएगा। सुनो मैं ये चीज कह रहा हूं, अगर अपने पास क्या है आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड पे कोई चार्ज नहीं है, ना इस पे पॉजिटिव है ना इस पे नेगेटिव है, तो इसके केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अगर अपने पास क्या है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हुए ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सही बात है। अगर अपने पास x कोई एलिमेंट है, ठीक है, अगर वो x फॉर्म में है, ना इसने गेन किया ना इसने लॉस किया, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या हुआ होगा, इस पॉजिटिव आने का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। सही है। अगर क्या हुआ, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। तो गेन करने वाला हमेशा क्या बन रहा है, ये इसने गेन किया, इसको मैंने बोल दिया एनायन, तभी तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसने लॉस कर दिया, इसको मैंने बोला कैटायन, तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और इसने ना लॉस किया ना गेन किया, तो मैंने इसको बोला आइसोलेटेड। यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था। आई बात समझ? तो ये चीज है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज मैं बता रहा हूं कि एटम पे जो रिलेटिव चार्ज या फिर एक्चुअल चार्ज है वो